नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए प्लीज। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिए, ऑल टू ऑल। और बिहार दरोगा का भी कर दिए हैं, क्लास 10 का भी अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए प्लीज। और एनसीईआरटी का भी अपलोड कर दिए हैं, कुछ और कुछ बाकी है, करेंगे। पहले बिहार मतलब एसएससी जीडी का, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ का वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी एग्जाम चल रहा है, इसी का अपलोड कर रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए भाग 1 में क्या सामान्य जानकारी। इतिहास का, इतिहास में प्राचीन इतिहास अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। प्राचीन इतिहास कितना टॉपिक, सब टॉपिक अपलोड कर दिए की वीडियो में। मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत, सूफी, सब अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा एक ही टॉपिक में। आधुनिक इतिहास 2-3 वीडियो, 2-3 पार्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा प्लीज। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का 5 टॉपिक बना, 5 वीडियो बना हुआ है, जाके देख लीजिए। विश्व का भूगोल ये अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा प्लीज। भारत का भूगोल भी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा। ठीक, प्लेलिस्ट में बना दिए, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा प्लीज, लाइन बाय लाइन। अर्थव्यवस्था का भी अपलोड कर दिए एक पार्ट। ठीक, दूसरा पार्ट चलते हैं। अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट है 134, देखिए अपलोड कर दिए थे। यहाँ तक ये थे ना, मुद्रा एवं बैंकिंग। यहाँ से चलेंगे 87। अगला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा आपको, प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। ठीक, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते रहे हरदम। सब्सक्राइब प्लीज़, शेयर अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करने बोल दीजिए प्लीज़, सपोर्ट में। चलिए मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में 88 नंबर क्वेश्चन। करेंसी नोट और सिक्के को कागजी मुद्रा कहते हैं। करेंसी नोट और सिक्के को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें डैश भी कहा जाता है। कानूनी निविदा, कानूनी निविदा। करेंसी नोट और सिक्के को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें कानूनी निविदा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे नोट किसी देश के अधिकृत संस्था द्वारा ही जारी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति या संस्था इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है ना। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या? NABARD, NABARD, NABARD का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह भारत का शीर्ष विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बैंक दर वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। क्या देता है? ऋण देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? आरक्षित निधि या ऋण? ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक, चलिए। डैश बैंक अपने ग्राहकों को स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत को अनुसरण करते हैं। सहकारी क्या है? सहकारी, सहकारी।
महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के नोटों के पीछे एक डैश की आकृति बनी है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पीछे एक डैश की आकृति बनी हुई है। मंगलयान की, किसकी? मंगलयान के। डैश देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। डैश देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का उद्देश्य डैश उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का उद्देश्य डैश उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। ग्रामीण क्या है? ग्रामीण। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? मोहम्मद यूनिस। यदि ऋण जोखिम संप्रदायित्व द्वारा समर्थित है तो इसे डैश कहा जाता है? सुरक्षित क्रेडिट। यदि ऋण जोखिम संप्रदायित्व द्वारा समर्थित है तो इसे डैश कहा जाता है? सुरक्षित क्रेडिट। डैश खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डैश खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना। डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक। अर्थशास्त्र में CRR का अर्थ का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। भारत सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। सहकारी समितियां। डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। बचत खाता। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। भारत सरकार RBI के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? RBI के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? मोरल सुएसन। हर दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से छूट देने के लिए तैयार होता है डैश कहलाता है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से छूट देने के लिए तैयार होता है डैश कहलाता है।
बैंक रेट क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपया के बैंक नोट का आधार रंग है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग है फ्लोरेसेंट नीला। फ्लोरेसेंट नीला। देखिए, 100 रुपया का हल्का बैगनी, 200 रुपया का चमकीला पीला, 500 रुपया की स्टोन ग्रे, 2000 का मेजेंटा, 2000 का मेजेंटा कलर। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है, नहीं होती है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली है। 1990। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डैश कहलाती है। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डैश कहलाती है। संपार्श्विक। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है। माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कम आय वाले व्यक्तियों। एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये डैश तक है। एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय डैश रुपये तक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 3 लाख है। ठीक है। डैश भारत का केंद्रीय बैंक है। डैश भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक। वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची में शामिल है। दूसरी अनुसूची में शामिल है। देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। विदेशी मुद्रा रिजर्व नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने का भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात। अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या था? अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या थी? 4% थी। क्या थी? 4%। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी शहर में स्थित है। निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा
मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। सार्वधिक चल निधि अनुपात निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मार्ग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? सार्वधिक चल निधि अनुपात। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति होकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऋण परिशोधन बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। चेक ट्रांकेशन सिस्टम निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक। भारत ने डैश में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने डैश में बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ बनाई 2019। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है। 22 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की विभिन्न धाराएं। धारा 3 रिजर्व बैंक की स्थापना और इनकॉर्पोरेशन की बात करती है। धारा 3 में। धारा 22 में सिर्फ RBI के पास भारत से मुद्रा नोट जारी करने का विशेष अधिकार है। धारा 18 में बैंकों के लिए आपातकालीन ऋण। धारा 42 में अनुसूचित बैंकों के नगद भंडार के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? URL क्या है? URL। भारतीय रिजर्व बैंक आजकल अपनी जमा का 10% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। 15 ठीक चलिए। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठन को पूंजी जुटाना और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाओं प्रदान करने में मदद करता है। बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं
प्रदान करने में मदद करता है। निवेश बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, निवेश बैंकिंग बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अनौपचारिक प्रमुख स्रोत हैं। बैंकों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत हैं। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहलाता है? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को में से किस वर्ष अपनाया? 2010, 2010, 2010। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI और डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में नियमित किया गया था। आइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? RBI केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करती है। क्या करती है? वार्षिक बजट तैयार करती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? 1621 में। 1621 में। SIR उन धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विडी राशियां। भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह। भारतीय रिजर्व बैंक का आधिकारिक चिन्ह शामिल होती है। चलिए यहाँ से चलो। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था 1911 में स्थापित किया गया। नवाबों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की वजह। बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण है? वित्त मंत्रालय। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? नगद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। निम्न में से कौन सा धन अंतर्गत निधि हस्ताक्षर प्रणाली के धन का 24 गुना 7 गुना 365 अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सुविधा है? IMPA। निम्न में से कौन सी धन अंतरण निधि हस्तांतरण प्रदान धन का गुना 7 गुना 365 अंतर्गत कोई करने की सुविधा प्रदान करता है? IMPS। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियम के आधार पर उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियम के उत्तरदायी है? RBI। क्या है? RBI। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का चलना पड़ता है? डाक विभाग। क्या है? डाक विभाग। बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाए? बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता? उसका उपयोग नहीं किया जाता है। शून्यकाल। बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? शून्यकाल में। ठीक है। बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। डैश एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्थान में जमा राशि को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है। आवर्त जमा। जब ब्याज या मूल्य डैश अवधि के लिए अतिदेय
ओवर ड्यू हो जाता है तो ऋण 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 लोन गैर निष्कासित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है। 90 दिन। बैंकों में जमा राशि के अधिकार हिस्से का उपयोग किस किस लिए किया जाता है? बैंकों में जमा राशि के अधिकतम हिस्से का उपयोग बैंकों में जमा राशि के अधिकतम हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऋण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऋण के लिए किया जाता है। डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। रेपो दर। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस है। ठीक है। एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुनौती एक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधार मालिक होता है और ऋण की चुनौती एक गारंटी के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संपार्श्विक। बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं। बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करते हैं। जमा राशियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों की कामकाज की निगरानी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए जाते हैं। मूल्य स्थिरांक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में हुई थी। भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया था? 2016। आइए पूंजी बाजार का क्वेश्चन। कार का प्रयोग चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है डैश कहलाता है।
निजी वस्तुएं हम बेचेंगे, दूसरा तो बेच नहीं सकते हैं चुरा करके। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जिससे कम कम क्या आवश्यक है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जिससे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम कम सबसे कम क्या आवश्यकता है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थाएं। लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थाएं। ठीक है, चलिए। सेबी 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 का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मुंबई में स्थित है। निम्न में से किस धारा की इक्वलिटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से क्या धारक की इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है? डिबेंचर का निवारण। आइए, भुगतान संतुलन। एक डैश व्यापार संतुलन वह है जिसमें निर्यात की नई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य के अधिक हो जाता है। डैश व्यापार संतुलन वह है जिसमें निर्यात की कम घरेलू वस्तुओं को व्यापार संतुलन वह है जिसमें निर्यात का नई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आधारित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक हो सकता है। अनुकूल हो सकता है। क्या होता है? अनुकूल हो सकता है। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति कहा जाता है। जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो उसे डैश की कहा जाता है। व्यापार अधिवेश। डैश भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है। डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई है। 1991 में। डैश का उपयोग पैसे की मांग आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्रोडित नियंत्रण। माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है। विदेशी मुद्रा। माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है। विदेशी मुद्रा। एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप में रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अनुरोध नहीं है? निर्यात सुरक्षा व्यापार नहीं है। व्यापार सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली विस्फोट बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है? 5 क्या है? 5 5 5। विनिमय नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक को डैश के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 1947 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 21 दिसंबर 2018 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 339.29 बिलियन यूएसए में। ठीक। जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? वस्तु विनिमय प्रणाली की। भारत में कृषि नियोजन। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्में के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। कितना बार पूछा होगा? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक सीमित राज्यों तक ही सीमित था। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक सीमित राज्यों तक ही सीमित था। कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? MS स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? निम्नलिखित में से क्रांति का लाभ है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया था। हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण को अवधि क्या थी? भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक।
हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था। हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था। कम हो गया, क्या हो गया? कम हो गया। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। पंजाब। क्या हुई थी? पंजाब। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य तक था। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य तक था। 1960 से 1970। तत्कालिक कृषि मंत्री हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। सी सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से क्या क्रांति का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? ये घटक नहीं है, बताइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? गेहूं में वृद्धि की। ठीक। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यय विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 2/3। राष्ट्रीय योजना एवं संगठन से क्वेश्चन है। भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। काम के आधार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2005। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार के द्वारा वर्ष डैश में शुरू की थी? 2014। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार के द्वारा वर्ष डैश में शुरू की गई थी? 2014। वास्तविक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। वास्तविक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। 7.6%। ठीक। चलिए, पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में डैश महत्व दिया गया था। आत्मनिर्भरता। भारत में डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था
और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। भारत में डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर कितनी है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर कितनी है? 6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम डैश थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम डैश थी। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। डैश वस्तु मंत्रालय के अंतर्गत आती है। डैश वस्तु मंत्रालय के अंतर्गत आती है। समर्थन योजना क्या है? समर्थन योजना। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? खाद्यान्न एवं उत्पादन को बढ़ाना। कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी? कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था? कितना अधिकार आरक्षित किया गया था? 1/3। क्या है? 1/3। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और गहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताएं वस्तु प्रदान करता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था? कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संरक्षण। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था?
तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है भारत को डैश बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाना था। आत्मनिर्भर क्या बनाना था? आत्मनिर्भर बनाना था। अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2000 में शुरू की गई थी। 2000 ईस्वी में। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? किस वर्ष में शुरू की गई थी? 1999 में शुरू की गई। 1999 में शुरू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा के संवैधानिक निकाय कौन सा था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का सार्वजनिक निकाय कौन सा था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? पहली क्या थी? पहली 210 नंबर। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। 10 वर्ष की आयु डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। 16 जनवरी 2016 भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी था। क्या था? चौथी किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 उद्देश्य में की उपलब्धियों को तीव्र गति से प्राप्त करना तथा समावेशी विकास करना लक्ष्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों को तीव्र गति प्राप्त किया जाए। समावेशी विकास लक्ष्य प्राप्त करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12-17 से उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी विकास को प्राप्त करना है। ठीक है, 12वीं हो जाएगा आंसर। इस आयोग के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के लिए कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान
करना है। डैश योजना एक उद्देश्य पर लैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित थी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित थी। क्या थी? विलंबित थी। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। भारत में डैश पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। जल सुरक्षित। क्या है? जल सुरक्षित। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरुआत किया गया था? भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2004। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्र को विकसित करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे डैश क्षेत्र को विकसित करना था। प्राथमिक। क्या था? प्राथमिक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य डैश की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। 8.2%। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। जोसेफ स्टालिन। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किया गया था। इस योजना के 3 मुख्य उद्देश्य थे। सामूहिक कृषि, भारी उद्योग एवं स्थापना। ठीक। योजना के 3 मुख्य उद्देश्य थे। सामूहिक कृषि, भारी उद्योगों की स्थापना, नए श्रमिक समाज का निर्माण। NRLM भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक। फिर अगली वीडियो मिलते हैं। ठीक है, 225 के बाद। ओके।